डॉक्टर प्रोफेश नाग जी, यहाँ के मेयर, नागरिक भाइयों और बहनों, मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला, आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं यहाँ उम्मीदवार था, लेकिन चुनाव लड़ा नहीं था। और शायद ऐसा अवसर बहुत कम होता है कि उम्मीदवार तो हो लेकिन चुनाव लड़ते न हो। और ये इसलिए संभव हुआ कि चुनाव आप सब लड़ रहे थे। मैं एक प्रकार से एक बार भी नहीं आया ऐसा कह सकता हूं। आज के जमाना में राजनेताओं पर भरोसा करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन एक काशी के संस्कार है कि आपने मुझ पर भरोसा कर दिया। और अब मैंने भी काशी का पानी पिया है। मैंने भी काशी का पानी पिया है, तो मैं वो बरसों के बुद्ध तोड़ने नहीं दूंगा, उसे टूटने नहीं दूंगा। अब मेरे भाषण तो आप सुन सुन के थक गए होंगे। क्योंकि इन दिनों सारे भाषण टीवी पे आ जाते हैं, सारी बात टीवी पे आ जाती है। मुझे मन से लग रहा है कि इस धरती में कोई ताकत है, एक पवित्रता का एक अद्भुत माहौल है। आप जो लोग यहां रहते होंगे उनको शायद ये अनुभव नहीं आता होगा। जो पहाड़ पर रहता है उसको ठंड का क्या पता रहे, उसकी तो रोज की जिंदगी होती है। लेकिन जो सैर करने के लिए पहाड़ पे आता है वो हर पल उस मौसम का मजा लेता है। वैसा मेरे जैसा बाहर से आया हुआ व्यक्ति, उसको इस ताकत का एहसास ज्यादा होता है, इसकी पवित्रता का एहसास होता है। और शायद इस मिट्टी का संदेश है कि ये देश अपने उस पुरातन महान परंपरा के साथ तेजोमय होगा, चेतनामय होगा, और विश्व उसके इस रूप को स्वीकार करेगा। और मैं ये शब्द सिर्फ भावात्मक रूप से नहीं कह रहा हूं। वैसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 6 महीने में चीजों को समझना सीखना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, बहुत सामान्य काम करते करते मैं आया हूं। लेकिन 6 महीने का अनुभव से मैं कह सकता हूं, कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था इस देश को इस अवस्था में रहने का, कोई कारण नहीं। फिर भी अब मुझे जवाब ढूंढना पड़ेगा कि क्यों इस अवस्था में हम पड़े हैं।
कभी कभी लगता है कि सरकार से देश 10 कदम आगे है। हर छोटी चीज को समाज, देश जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये बहुत कम अवसर होते हैं। और जब वो सामर्थ्य पैदा होता है तभी देश आगे बढ़ता है। लाल बहादुर शास्त्री कहें कि सोमवार को एक टाइम खाना छोड़ दो और देश छोड़ दे। 62 की लड़ाई हो और देश को कहा जाए कि दिवाली नहीं मनाएंगे, देश न मनाए। राष्ट्र की जो मूलभूत ताकत होती है ये होती है। सरकारें ये राष्ट्र की ताकत नहीं होती है। सरकारें तो एक व्यवस्था होती है। ताकत जन सामान्य की चेतना शक्ति होती है। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि आज शायद हम 125 करोड़ देशवासियों के नाते एक सर्वोत्तम स्थिति पर हैं, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। शायद ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की। आज पूरा विश्व अचानक भारत को स्वीकार क्यों करने लग गया? 125 करोड़ तो हम पहले भी थे। देश पहले भी अपना कारोबार चलाता था, सरकारें पहले भी बनती थी। लेकिन पूरे विश्व में जो माहौल बदला है, हर कोई देख रहा है भाई कोई तो है, कोई तो मिले, कोई तो आए, और घूम फिर करके सबकी नजर भारत पर टिक जाती है। मैं नहीं मानता हूं कि पहले कभी ऐसा अवसर इस देश को आया है। विश्व में गणमान्य कही जाने वाली महाशक्तियां इस विषय में भारत क्या सोचता है इस पर ज्यादा सोचती है। यानी भारत ने अपनी एक जगह बना ली है। आने वाले दिनों में उस जगह का हम कैसे उपयोग कर पाएंगे, एक स्वर्णिम अवसर आया है, उसको हम कैसे भुना पाएंगे, इसके आधार पर तय होगा। लेकिन मेरे 6 महीने के कार्यकाल के अनुभव में कहता हूं, अब कल्प न कभी किसी ने सोचा होगा, वैसी एक विशिष्ट अवस्था आज भारत ने प्राप्त कर ली है। मुझे विश्वास है कि बाबा के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में इसका सर्वाधिक फायदा भारत उठा पाएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं बीच में आने वाला था काशी, लेकिन उसी समय साइक्लोन आ गया तो मैं आंध्र चला गया और यहाँ आने में मुझे देर हो गई। लेकिन 2 दिन हूँ, आज मैं सुबह से कई लोगों से मिल रहा हूँ, सबसे सुन रहा हूँ। आमतौर पर राजनेता के पास, जनप्रतिनिधि के पास लोग जाते हैं, शिकायत लेके जाते हैं या तो अपेक्षा लेकर के जाते हैं। मैं सुबह से यहां हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि ऐसा मुझे कि यहां माहौल ही नजर नहीं आ रहा है। सब लोग ये कह रहे नहीं ये तो हो जाएगा, हमें पूरा भरोसा है। ऐसे ही जैसे बालेराज जी ने कह दिया, आप कह दीजिए हो जाएगा। और जब
ऐसी अवस्था होती है तब जरा जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है, जरा ज्यादा सोचना पड़ता है इसको कैसे करें, कैसे पूरा करेंगे। मेरे मन में साफ है कि मैं यहां का जनप्रतिनिधि हूं इसलिए नहीं, ये धरती भारत के स्वाभिमान का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। इसे फिर से एक बार कैसे दैदीप्यमान किया जाए। सिर्फ सुख सुविधा नहीं, व्यवस्थाएं नहीं, ट्रैफिक ठीक हो, रास्ता ठीक हो, बिजली आए, टिकना आए, यहां तक नहीं, उससे भी कुछ आगे, उससे भी कुछ ऊपर। मैं कईयों से विचार विमर्श कर रहा हूं, मैं चर्चा चिंतन कर रहा हूं, मैं बारी बारी से यहां लोगों को भी भेज रहा हूं, जरा देखो भाई क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि मुझे यहां से सहयोग बहुत मिल रहा है, हर छोटी बात में यहां से समाज का सहयोग बहुत मिल रहा है। अगर राजनीतिक कारण बीच में नहीं आए तो वो एक बड़ा संकट रहता है हमारे देश में। तो मैं समझता हूं शायद इन बातों को हम बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। काशी की जो विशेषता है, उसकी जो गरिमा है, उसकी परंपरा है, वो बरकरार रहे और फिर भी उसका कायाकल्प हो। मैं काशी का पुनर्निर्माण शब्द उपयोग नहीं कर रहा हूं, वरना वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। काशी को कायाकल्प की जरूरत है, पुनर्निर्माण की नहीं। काशी की आत्मा वैसी की वैसी रहनी चाहिए और चीजें बनती जानी चाहिए, तभी तो इसका महात्मा है। बाकी यहां भी एक बड़ा शहर खड़ा हो जाए तो कुछ नहीं होता। दुनिया में 2 शहर ऐसे हैं जिसकी ये विशेषता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद लंदन को काफी नुकसान हुआ था, उसका पुनर्निर्माण करने का विषय था। तो उन्होंने एक बात का ख्याल रखा था और इसको इतिहास बड़ा महत्व देता है कि लंदन की जो मूलभूत व्यवस्थाएं और स्वभाव है उसमें बदलाव लाए बिना उसी टाउन प्लानिंग स्कीम को बरकरार रखते हुए नया लंदन कैसे बनाया जाए, और उन्होंने बनाया। ये दुनिया में एक घटना। दूसरी घटना, जब कच्छ में भूकंप आया और कच्छ मौत की चादर ओढ़ के सोया था, भूज शहर नष्ट हो गया था, और उसी कार्यकाल में मुझे मुख्यमंत्री के नाते वहां जाने का जिम्मा आ गया। तो हमने एक निर्णय किया था कि हम भूज का पुनर्निर्माण करेंगे, लेकिन भूज के आत्मा को खरोच नहीं आने देंगे, उस परंपरा को खरोच नहीं आने देंगे। पुरानी टाउन प्लानिंग व्यवस्था पर आधुनिक भूज कैसे बन सकता है, उस पर मैंने काम किया। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स से उनकी मदद ली, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि दुनिया में लंदन के बाद भूज एक ऐसा शहर बना है जो उस रूप में तैयार हुआ है कि जिसने अपनी आत्मा को संभाल के रखा और रचनाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास किया। इन 2 चीजों से मैं जो सीखा हूं, इसलिए मेरा विश्वास है कि काशी का कायाकल्प उसी रूप में संभव है, और मैं इस दिशा में काम कर रहा हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि इतने तार रास्ते पर, जितने बिजली के कनेक्शन होंगे इसको मैं पूरा करूंगा। मैंने आज सुबह ही कहा था कि मैं घोषणाओं के पक्ष में नहीं हूं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
ये न मेरे नेचर में है, मैं पहले भी कभी ऐसा नहीं करता था, होने के बाद पता चल ही जाता है क्या हुआ। लेकिन कुछ चीजें जो चल रही है दिमाग में, उसको मैं उल्लेख यहां इसलिए करना चाहता हूं, हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि नहीं इसके बजाय ये हो तो अच्छा होगा। एक चर्चा के लिए मैं कुछ मुद्दे जरूर आपके बीच में रखना चाहता हूं। उसके कारण मैं जो सोच रहा हूं वो सही दिशा है कि नहीं, उसको भी जरा पता चल जाए, और अगर कुछ छोटी मोटी कमी हो या डायवर्जन हो तो मैं ठीक रास्ते पर आ सकूं। तो उस अर्थ में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ बातें जो मेरे मन में हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि बाद में आप लोग विचार विमर्श करके अगर मुझे चिट्ठी लिखेंगे या मेरी पार्टी के लोगों को देंगे तो मैं उसको संज्ञान में लूंगा और मैं उस दिशा में प्रयास करूंगा। जैसे हमारा महामना जी ने इतना बड़ा हमें सौगात दी, हमारी यूनिवर्सिटी। एक छोटा काम, क्या हमारी यूनिवर्सिटी वाईफाई बन सकती है? अब ये आधुनिक की दिशा में कदम है, आत्मा को सुरक्षित रख करके है। तो एक मैंने हमारे डिपार्टमेंट को लोग कहा है, मैंने कहा भाई पूरा काशी यूनिवर्सिटी को वाईफाई बनाया जाए और हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आधुनिक से आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कैसे हो, ताकि हम दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के साथ अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। शुरुआत यहां से होती है। उसी प्रकार से एक छोटा विषय मेरा एजुकेशन में है। हमारे जिले में इसी एक वर्ष में कोई स्कूल ऐसी ना हो कि जहां बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था ना हो। ये काम हो जाना चाहिए, ये मेरे मन में है और मैं उसके पीछे लगा हूं, मैं उसको पूरा करूंगा। 1984 से गंगा शुद्धिकरण की चर्चा हम सुनते आए हैं, अब तक किसी को सफलता नहीं मिली है। काम कठिन है, लेकिन मेरा मन करता है कि मुझे करना चाहिए। मैं लगा हूं इस पर। विश्व की आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी के मदद से कैसे हो सके, और शायद हम सफल होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यहां पीने के पानी की कठिनाई और उसमें शुद्ध पानी, गंगा के किनारे अगर पीने का शुद्ध पानी न मिले तो इससे बड़ी बुरी क्या चीज हो सकती है। और मुझे उपदेश देने का हक नहीं है, मुझे करना है, मिल करके करना है। जो भी मेरी मदद मिले उनकी मदद लेके करना है। मैं रास्ते खोज रहा हूं कैसे उसको करूं। हमारे जो घाट है, उस घाट पर नारी सम्मान को प्राथमिकता देते हुए उसकी पुनर्रचना कैसे हो, व्यवस्थाएं विकसित कैसे हो, ताकि हमारे माताओं बहनों को हम सम्मान दे सके, ऐसा वहां का माहौल रहे। उस दिशा में मैं कुछ सोच रहा हूं। गंगा आरती ने देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उसी घाटों पर आधुनिक लाइटिंग के द्वारा एक विशेष रूप में उसको सजाया जा सकता है, और टूरिज्म के लिए वो बहुत बड़ा बल बनेगा। तो आरती परंपरा, आधुनिक लाइट की साज सज्जा, ये कायाकल्प, ये दोनों का मिलन कैसे हो, उस पर कुछ काम करने की दिशा में सोच रहा हूं। एक और काम मेरे मन में आ रहा है कि क्या हम दिल्ली से एक पैलेस ऑन व्हील्स
अयोध्या प्रयाग करते हुए ऐसे रेल ट्रेन जो राजस्थान में विदेशी टूरिस्टों को ले जाती है, अगर ये पैलेस ऑन व्हील ये काशी की तरफ लाने का योजना बने तो एक हाई वैल्यू टूरिस्ट जिसको कहते हैं उसका यहां आना जाना बढ़ेगा। तो मेरे मन में वो भी एक विषय चल रहा है। यहां पर बैटरी से संचालित छोटी कारें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उस दिशा में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डोर टू डोर कूड़ा कचरा कलेक्ट हो, उसको बाहर ले जाया जाए, उसको प्रोसेसिंग हो, उसको फर्टिलाइजर हो, गैस हो। सबसे ज्यादा तालियां महिलाओं ने बजाई। उन दिशा में हम कैसे आगे बढ़े। एक मैं एज ए एमपी एक काम तो मैं शुरू कर रहा हूं कि वाराणसी स्टेशन पर जितनी मात्रा में पैसेंजर आते हैं उसकी तुलना में 10% लोगों को बैठने की जगह होती है। या तो बेचारे नीचे बैठते हैं या ट्रेन आते तक खड़े रहते हैं। कम से कम बेंचेज तो लगवा दूं। तो मैंने अभी रेलवे वालों से बात की है कि भाई कम से कम पैसेंजरों को दिक्कत ना हो। तो जहां टूरिस्ट प्लेस है या पंचकोशी का रास्ता है वहां रेस्टरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था और आधुनिक होनी चाहिए। जो हमारे लोगों को, उस पर मैं कुछ काम कर रहा हूं। जहां पर पब्लिक प्लेसेस हैं, हम सोलार लाइट की ओर कैसे बढ़े ताकि कॉरपोरेशन पे ज्यादा खर्चा भी ना हो और हमें लाइट सफिशिएंट मिले, उस पर मैं काम कर रहा हूं। यहां का जो मैंने आज सुबह उसको विस्तार से कहा है कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारे हैंडलूम्स हैं, उसका ऑनलाइन ग्लोबल मार्केटिंग कैसे हो और ई बिजनेस की दिशा में हम काशी को, क्योंकि आर्थिक चीजें तेज गति से चलनी चाहिए। जैसे टूरिज्म बढ़े उसी प्रकार से यहाँ की जो परंपरागत क्राफ्ट हैं वो कैसे बढ़े, उस पर भी मैं काम कर रहा हूं। मैं एक फ्री मेडिकल सर्विस की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि लोगों को एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो वन फोन कॉल पर वो व्यवस्थाएं मिल जाए। जब मैं गुजरात में था उस काम को मैंने बहुत सफलतापूर्वक किया था और काफी उसका लाभ हुआ था। बहुत लोगों की जिंदगी बच जाती है। करीब 20,000 से ज्यादा डिलीवरी एम्बुलेंस में ही हो गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कितनों की जिंदगी बच गई होगी। तो ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है तो साधन सुविधाएं अच्छी मिले, काशी का कायाकल्प हो। लेकिन ये सारे काम जन सहयोग के बिना नहीं होते हैं। अभी मैंने स्वच्छता का अभियान आरंभ किया है, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं कि देश ने उसको उठा लिया। शायद गांधी जी को इतनी मदद नहीं मिली थी जितनी मुझे मिल रही है, या तो उस समय इतनी कम्युनिकेशन व्यवस्था नहीं थी गांधी जी की बात पहुंचाने की। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर गली मोहल्ले कोने में कोई गंदा करता कि नहीं भाई जरा देखो कहां डालते हो। घर में बच्चे भी कुछ रहा तो है क्या करते हो मम्मी तुम जरा ले लो। ये माहौल हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। गंदगी के प्रति एक नफरत का माहौल बनाना है और एक वातावरण बन रहा है। कुछ बातें हैं कि भाई कूड़े के ढेर है, पहले का जो है सो है, देखेंगे। नया तो ना करे कम से कम। अगर नया नहीं करेंगे तो पुराने वाला अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो भी पुराना गंदा है तो और अधिक गंदा करने में मजा आता है, वो चीज बदलनी है तो वो चीजें बदलेगी। और लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं
मैंने अभी 2 अक्टूबर को रिक्वेस्ट की थी, मैं इन दिनों रेडियो पे कभी कभी बात करता हूँ, महीने में एक आध बार। आपको आश्चर्य होगा ये कैसा इंसान है, टीवी का जमाना है, रेडियो पे चला गया। लेकिन मुझे ये समझ है कि देश की आत्मा कहां बसती है, इसका मुझे पूरा समझ है। और रेडियो पर मैंने कहा कि भाई अगर हम खादी का एक वस्त्र खरीदेंगे, जरूरी नहीं कि हम खादीधारी बने, एक वस्त्र अगर हम खरीदें तो गरीब के घर में दिवाली का दिया जलेगा। इस बात को लेकर के मैंने देखा 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक एक वीक में जो खादी की बिक्री हुई, जो सामान्य से 125% ज्यादा हुई, 125%। बात लोगों को लगती है हाँ यार ये मोदी जी तो बहुत सरल बात करते हैं, चलिए कुछ नहीं, एक हैंडकरचीफ तो ले लें, कुछ तो रखें अपने पास। हमारा देश ऐसा है कि 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले, एक कदम, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, एक कदम, तो ये देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। इतनी ताकत है इस देश की। उस ताकत को लेकर के आगे बढ़ना है। आपके आशीर्वाद बने रहें। मैं नहीं जानता हूं आज आप क्या सुनना चाहते थे, लेकिन मेरा मन कर गया कि काशी की बातें करूं, इसलिए मैंने काशी की बातें की। बाकी तो भाषण टीवी पर आप सुनते रहते हो, तो मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। आज आपने सम्मान किया, आप इतना समय निकाल करके आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।